गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में दर्शन शास्त्र, स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज, जो भारतीय संस्कृति में आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शन ये प्रमुख दर्शन हुए हैं, उनमें से सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन, इन विशेषतः चार दर्शनों का हमने थोड़ा अधिक गंभीर या डीप स्टडी हम कहेंगे वो किया। और वो करने के बाद हमारे दर्शन निरूपण इस मुद्दे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, वो है आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन। तो आयुर्वेद एज इंडिपेंडेंट एंड यूनिक स्कूल ऑफ थॉट, इस हम कहेंगे मुद्दे के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फिलोसॉफिकल इंडिविजुअलिटी ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद शास्त्रकर्ता, चरक संहिताकार हो या सुश्रुत संहिता लेखक सुश्रुताचार्य जी है, वाग्भटाचार्य जी है, सभी आयुर्वेद को सर्ववेद परिषद ऐसा संबोधन कहते हैं। आयुर्वेद का ज्ञान शाश्वत, अनादि, अनंत है। अपितु जो भी संहिताकार आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण हम कहते हैं, उनके माध्यम से हमें आयुर्वेद ज्ञात होता है। और बहुत बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब भी हम दर्शन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। तब सांख्य दर्शन में हम सत्कार्यवाद सीखते हैं, और सत्कार्यवाद और आयुर्वेद में क्या समानताएं हैं ये जब अध्ययन आता है, या सत्कार्यवादाचा आयुर्वेदातील उपयोग, सत्कार्यवाद का आयुर्वेद में महत्व, ये मुद्दा जब हम सीखते हैं, या अन्य दर्शनों का भी जैसे परमाणुवाद और आयुर्वेद, या फिर वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में साम्यता, या योग दर्शन का आयुर्वेद में उपयोग, ये मुद्दे जब चर्चा में आते हैं तो बहुत बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग अध्यापकों से भी हो जाती है और विद्यार्थियों से तो बहुत बार होती है। वो समझ बैठते हैं कि दर्शन शास्त्र आयुर्वेद समझने के लिए सीखना अनिवार्य है, उनकी उपयुक्तता है, ऐसा मैं हमेशा बताता हूँ। लेकिन विद्यार्थी समझते हैं कि दर्शन शास्त्रों से, यानी सांख्य दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, योग दर्शन हो, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, या फिर चारवाक जैन बौद्ध दर्शन, इन दर्शनों का वैसे के वैसे या जैसा दर्शनों में उन दर्शनों में बताया है वैसे ही आयुर्वेद में उनका स्वीकार वैसे के वैसे किया है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन्हीं सिद्धांतों को आयुर्वेद ने लिया है, तो ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है। तो दर्शन शब्द का अर्थ इससे पहले हम देख चुके हैं, फिर भी दोहराता हूं। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, ये दर्शन शास्त्र की व्याख्या है जो हमने इससे पूर्व भी देखी है। तो इससे क्या ज्ञात होता है? जो हमें सत्य या यथार्थ ज्ञान देता है उस शास्त्र को दर्शन शास्त्र कहते हैं। अब दर्शन शास्त्रों में ये अलग अलग दर्शन शास्त्रों की उत्पत्ति या निर्मिति क्यों हुई, उनको आवश्यकता क्यों जान पड़ी? तो आवश्यकता इसलिए थी, हमने उसी वक्त दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करते वक्त प्रारंभ में भी देखा है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसका संचलन या मेंटेन किस पद्धति से होती है, या उसका विनाश या लय किस पद्धति से होगा, इन प्रश्नों को लेकर दर्शन शास्त्रों ने अलग अलग चिंतन किया, अलग अलग सिद्धांत प्रस्थापित किए। और उसमें विशेष करके पदार्थों की संख्या, यानी सृष्टि जिन तत्वों से बनी है वो मूलभूत घटक जो है जिन्हें पदार्थ संज्ञा दी गई है, उनकी संख्या कितनी है, उनका ज्ञान यानी उन पदार्थों का ज्ञान जिन प्रमाणों द्वारा या साधनों द्वारा किया जाएगा, उन प्रमाणों की संख्या कितनी है, कौन से प्रमाण वो शास्त्र या वो दर्शन मानता है, या आगे जाके कौन कौन से सिद्धांत उस दर्शन ने प्रतिपादित किए हैं, इनके
इन तीनों घटकों पे विशेषतः भिन्नता होने की वजह से अलग अलग दर्शन उत्पन्न या निर्माण हुए। तो आज हम जो मुद्दा देख रहे हैं वो आयुर्वेद दर्शन निरूपण में जो 2.3 नंबर है, आयुर्वेद एज यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट या फिलोसॉफिकल इंडिविजुअलिटी ऑफ आयुर्वेद, तो उसको आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तालिका हम बहुत बार समझ चुके हैं, 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन, और आयुर्वेद आज जो अध्ययन कर रहे हैं, आयुर्वेद स्वतंत्र दर्शन, इस रूप में उसका आज हम चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद हमें ज्ञात होता है वो आगम प्रमाण द्वारा या आप्त प्रमाण द्वारा ज्ञात होता है, और ये आगम प्रमाण और आप्त प्रमाण चरक महर्षि, सुश्रुत महर्षि तो ये इतिहास में हो चुके हैं, लेकिन वो ग्रंथों के माध्यम से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह संहिता, अष्टांग हृदय संहिता, या लुगत्रयी में कहे तो माधव निदान, भाव प्रकाश और सारंदर संहिता और अन्य भी संहिताएं, इन संहिताओं के माध्यम से आज हमें आयुर्वेद ज्ञात होता है। तो आयुर्वेद और दर्शन जो भी सांख्य दर्शन में है या न्याय दर्शन है या वैशेषिक दर्शन है, वो वैसे के वैसे है क्या? तो इसका उत्तर बिल्कुल सटीक अगर दे तो इट इज नॉट इक्वल। ओके, निश्चित उनमें कुछ समानता है तात्विक दृष्टि से, लेकिन ये भी सही बात है कि दर्शन, अगर आयुर्वेद की फिलॉसफी हम एक खूब अच्छा पनपा हुआ या जिसकी खूब अच्छे से ग्रोथ हुई है ऐसे वृक्ष के रूप में ले, तो उनकी जड़ें जो है उस वृक्ष की, वह ये नव दर्शन या फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, तो इन यह स्वरूप जानना चाहिए कि दर्शन जो है वो आयुर्वेद को समझने के लिए या उसको अच्छे तरीके से असिमुलेट करने के लिए काम आए। तो जिस तरह यहाँ चित्र दिया है राजहंस और मधुमक्खी, ये दो अलग व्यक्तित्व या प्राणी है, उसी पद्धति से आयुर्वेद और दर्शन इनकी अलग इंडिविजुअलिटी है। ठीक है, तो आयुर्वेद ये जो दर्शन शास्त्रों का ज्ञान है उनको अच्छे से निचोड़ के, उनको अच्छे से एकत्रित करके, फिर जो जो आवश्यक बातें थी और विशेषतः आयुर्वेद का जो प्रयोजन है और दर्शन शास्त्रों का जो प्रयोजन है, उनको भिन्नता है उनमें, वो आगे जाके हम देखने वाले, लेकिन आयुर्वेद के प्रयोजन के अनुसार उसके ऊपर विविध संस्कार किए। संस्कार यानी क्या है? संस्कार की व्याख्या गुणांतराधानम, संस्कारो ही गुणांतराधानम, गुणों में परिवर्तन। तो उस पद्धति से हम कहेंगे कि आयुर्वेद ये जो विविध दर्शन शास्त्र है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उनको अच्छे तरीके से उनका सार निचोड़ के फिर आयुर्वेद के सिद्धांत जो है उनको प्रस्थापित हमारे दर्शनकारों ने या आयुर्वेद संहिताकारों ने किया, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो दर्शन और आयुर्वेद समान नहीं है, आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है, ये मुझे आज प्रतिपादित करना है। अगर कहेंगे तो आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, इसी स्लाइड में आप ये नीचे दिया गया हुआ जो श्लोक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेद, तो इनको आप ठीक से देखें। तो आयुर्वेद का मूल प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी जो हेल्दी पर्सन है उसके हेल्थ को मेंटेन करना, तो ये आद्य प्रयोजन है, प्रथम प्रयोजन। और फिर आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी किसी व्यक्ति को अगर व्याधि होती है तो उस व्याधि को, उस डिसीज को, उस डिसफंक्शन को क्योर करना, तो यह आयुर्वेद का विविध प्रयोजन है। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे दर्शन शास्त्र जो है उनकी जो पहले से मौजूद भिन्न भिन्न सिद्धांत थे, जैसे सत्कार्यवाद हो, परमाणुवाद हो, या न्याय दर्शनकार का आरंभवाद हो, योग दर्शन का अष्टांग योग हो, इन सभी सिद्धांतों का निचोड़
निकाल के प्रयोजन जो आयुर्वेद का है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक सिद्धांत थे, जो भी आवश्यक थियरीज थी, उनका अंगीकार या प्रतिपादन आयुर्वेद ने किया, जिनको हम थोड़े संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आयुर्वेद के सिद्धांत जो है वो यूनिक है, एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, क्योंकि प्रयोजन भिन्नता है। प्रयोजन को सबसे पहले समझेंगे तो हम आगे जाके इन सिद्धांतों को भी थोड़ा और परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। तो मैं उसको पहले आपको एक बार बता दूं। तो ये देखिए, इस स्लाइड को पहले हम पढ़ेंगे या समझेंगे। दर्शन का जो उपयोग है या दर्शन का जो प्रयोजन है, वो दर्शन का प्रयोजन मूलतः क्या है? तो दर्शन का प्रयोजन है टू आंसर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग यूनिवर्स। ये सृष्टि की उत्पत्ति क्यों, कैसे हुई, संचालन कैसे होता है और विनाश कैसे होता है। और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? तो एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो ये मुख्य प्रयोजन आयुर्वेद का है। और इसीलिए हम आयुर्वेद शास्त्र जो है वो स्वतंत्र एक दर्शन है, इसका अभ्यास आज करने जा रहे हैं। और सबसे पहले इनमें अगर हम समझें तो पहली स्थिति हम समझने की कोशिश करेंगे, और वो है पदार्थों की संख्या। दर्शनकार पदार्थों की संख्या कितनी बताते हैं? आपको ज्ञात है? कोई एक दर्शन की बता दीजिए, पदार्थों की संख्या कितनी है? अभी जो हमने दर्शन पिछले कल के लेक्चर में न्याय दर्शन सीखा, तो न्याय दर्शन ने पदार्थों की संख्या 16 बताई। उससे पहले हमने परसों वैशेषिक दर्शन सीखा। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या कितनी बताई? 7 बताई। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। अब ये आयुर्वेद की पदार्थों की संख्या देखिए, इसीलिए आयुर्वेद जो है वो स्वतंत्र दर्शन है। उन्होंने पदार्थों की संख्या जो है वह 6 बताई है। और चरकाचार्य अपने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में ये क्लियर कर देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं कि पदार्थों की संख्या कितनी है? 6 है। यहाँ हम समझेंगे चरक सूत्र स्थान पहला अध्याय 28 और 29वां श्लोक। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और सामान्य, ठीक है, सॉरी समवाय। तो ये 6 पदार्थ वो बताता है। तो आयुर्वेद ने पदार्थों की संख्या जो है उसकी संख्या भी अलग से बताई, और उनका स्वरूप जो है अभाव पदार्थ का जैसे आयुर्वेद ने स्वीकार नहीं किया है, वो भी अलग से बताया। तो ये विशेषताएं हैं, इसीलिए पदार्थों की संख्या अन्य दर्शनकारों से, वैशेषिक दर्शनकार ने 7 बताई, न्याय दर्शनकार ने 16 बताई। अगर दोनों दर्शनों की अगर हम तुलना करें तो भी आयुर्वेद दर्शन जो है वो स्वतंत्र क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी संख्या अलग है। आगे जाते हैं प्रमाणों की ओर। वैशेषिक दर्शनकार प्रमाणों की संख्या 2 बताते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। कल हमने देखा न्याय दर्शन प्रमाणों की संख्या जो है वो क्या बताते हैं? प्रमाणों की संख्या कितनी बताते हैं? 4 प्रमाण 4। चतुष्टय। हाँ? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये 4 प्रमाण बताते हैं न्याय दर्शन का। आयुर्वेद प्रमाणों की संख्या कितनी बताता है? तो 5। आयुर्वेद प्रमाणों की संख्या कितनी बताता है? 5। प्रत्यक्ष, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कलर चेंज कर दो। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, सॉरी आगम, आप्त, शब्द, ये तीनों का अर्थ एक ही, आगम प्रमाण, आप्त प्रमाण और शब्द प्रमाण। उसके बाद उपमान प्रमाण, और 5वां युक्ति प्रमाण। तो इस पद्धति से आयुर्वेद ने 5 प्रमाण माने। और प्रमाण इस शब्द का प्रयोग न करते हुए चरकाचार्य उसके लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूं।
चरकाचार्य किस शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रमाण, इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग न करते हुए वो शब्द प्रयोग करते हैं परीक्षा। परीक्षा यानी एग्जामिनेशन। और एक जगह एग्जामिनेशन क्या है, हम फर्स्ट ईयर बीएमएस की परीक्षा देने वाले वैसे नहीं, ये परीक्षा है रोग की परीक्षा एवं रोगी की परीक्षा। सो द एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीज एंड द डिसीज्ड वन, ये वो प्रमाण की जगह परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हुए अपने शास्त्र के अनुसार परीक्षा का वर्णन करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षण और व्याधि चिकित्सा ये दो प्रयोजन फुलफिल करने थे। इसीलिए प्रमाणों की अगर हम चर्चा करें तो भी अन्य दर्शनकारों से आयुर्वेद दर्शन जो है वो स्वतंत्र है। दर्शन यानी क्या? दर्शन यानी विचार प्रणाली, इनकी स्वतंत्र विचार प्रणाली। हमने पदार्थों की संख्या देखी, हमने प्रमाणों की संख्या देखी, उसके बाद उस शास्त्र के हमने सिद्धांत देखे। जैसे अभी हमने कल सीखा, उसका अगर उदाहरण ले तो न्याय दर्शन में हमने असत्कार्यवाद या आरंभवाद इस सिद्धांतों को देखा। उसके बाद हमने अनात्मवाद सिद्धांत देखा। वैसे ही आयुर्वेद के सिद्धांत स्वतंत्र है, जिन्होंने हमने आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत इस शब्द के द्वारा इससे पहले टॉपिक में हमने कुछ सीखने का प्रयास किया है। पेपर फर्स्ट के मुद्दा क्रमांक फर्स्ट जो है या सिलेबस पॉइंट फर्स्ट जो है, उसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद में ये बातें सीखी है। उसको दोहराना ठीक नहीं होगा, फिर भी आयुर्वेद स्वतंत्र दर्शन, ये मुद्दा समझने के लिए, ये बिंदु समझने के लिए आयुर्वेद शास्त्र के जो मूलभूत या महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनको एक बार हम रिकैप या रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले है त्रिदोष सिद्धांत। तो रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, यानी वात पित्त कफ, ये तीन जो घटक है शरीर के, जिसे मैं फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कहता हूँ, वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों का साम्य अगर है तो वो है आरोग्य की स्थिति। और इन तीनों दोषों में से किसी एक का या दो का या तीन का भी अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो वो डिसीज कंडीशन है। ये सिद्धांत अन्य किसी दर्शन ने नहीं बताया, इसलिए स्वतंत्र सिद्धांत आयुर्वेद अपना बताता है स्वास्थ्य रक्षण और व्याधि परिमोक्ष के लिए। उसके बाद सप्त धातु सिद्धांत, इसका अध्ययन आप क्रिया शारीर विषय में विस्तार से करना शुरू किए होंगे या आगे करेंगे। तो ये है शरीर जिन घटकों से टिश्यू से बना है, वो 7 प्रकार के टिश्यू आयुर्वेद बताता है। सप्त धातु, धातु शरीर का धारण करने वाला, शरीर को मेंटेन करने वाला, और सप्त यानी 7 संख्या। तो 7 संख्या का, और वो धातु कौन कौन से बताता है आयुर्वेद? तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु एवं शुक्र धातु। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है सप्त धातु सिद्धांत, अन्य 9 दर्शन जो है, 6 आस्तिक दर्शन है या 3 नास्तिक दर्शन है, या और भी 16 दर्शन मध्वाचार्य का अगर अध्ययन करें तो उसमें किसी ने नहीं बताया, इसलिए आयुर्वेद स्वतंत्र दर्शन है। उसके बाद आता है सामान्य विशेष सिद्धांत। इसका हमने सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति ही उभयस्य। तो समान चीजों की वजह से, जैसे ब्लड लॉस हो गया है या हीमोग्लोबिन कम है, तो उसी ब्लड ग्रुप का आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बीटी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोगी को करवाते हो और उसके हीमोग्लोबिन में वृद्धि आ जाती है, यानी उसका रक्त धातु बढ़ता है, तो ये हो गया सामान्य। ठीक है, और इसको द्रव्य सामान्य कहते हैं, क्योंकि रक्त के जगह आपने रक्त दिया, रक्त कम है तो रक्त दिया। ठीक है, तो इस पद्धति से, या फिर आपके वे किसी व्यक्ति के शरीर में, रुग्ण के शरीर में अगर चर्बी बहुत बढ़ गई है, यानी मेद धातु ज्यादा बढ़ा है, तो उसके विपरीत, उसके विरुद्ध गुणधर्मों वाला या उसके विशेष यानी विरोधी या पृथक अलग, जिसके विरोधी गुणधर्मों वाला आप इस्तेमाल करोगे द्रव्य का, गुण का, या आप उसको एक्सरसाइज करवाओगे उस पेशेंट को और उसका वजन कम करवाओगे, तो उसको कहते हैं विशेष।
तो इस पद्धति से सामान्य विशेष सिद्धांत भी स्वतंत्र सिद्धांत है जो अन्य किसी दर्शन ने नहीं बताया। उसके बाद आता है षड रस सिद्धांत। षड रस यानी खाने की जो चीजें हैं उसकी अलग अलग टेस्ट होती है। मराठीमध्ये आपण म्हणतो त्याच्या वेगवेगळ्या चवी असतात. गोड आहे, खारट आहे, आंबट आहे, तिखट आहे. तो मधुर, आम्ल, लवण, बिटर यानी कड़वा, कटू यानी तिखट या चिली टेस्ट तीखा, और कषाय यानी अस्ट्रिंजन कसैला हिंदी में। तो ये 6 टेस्ट है, और ये 6 टेस्ट जो है वो पंच महाभूतों से बनी है, और विशिष्ट ऋतुओं में वो विशिष्ट उनकी ज्यादा स्थिति रहती है। या इन टेस्ट में कुछ टेस्ट ऐसी है जो वात को बढ़ाती है या वात को कम करती है। तो आपने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में उसको देखा है। तत्राद्या मारुतम ग्रंथि त्रयस्तिक्ता दया कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तेतु पित्तमन्नेतु कुरु। तो ये हो गए षड्रस सिद्धांत। ये भी अलग सिद्धांत है, किसी दर्शन ने नहीं बताया। उसके बाद त्रयोपस्तंभ यानी त्रय यानी 3, उपस्तंभ यानी पिलर। सो मनुष्य शरीर की स्वस्थावस्था के लिए ये ट्राइपॉड 3 जरूरी है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार यानी उचित पद्धति से आपने आपका आहारीय द्रव्य यानी खाने की चीजों का चयन करना है। उचित मात्रा में आपने निद्रा लेनी आवश्यक है शरीर को विश्राम करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए बॉडी। और तीसरा है ब्रह्मचर्य, यानी शरीर की अवस्था अनुसार या आपका शरीर का जो धर्म है, तो विद्यार्थी अवस्था है, छात्र धर्म है, तो इस अवसर पे या उस अवस्था में आपने ब्रह्मचर्य का पालन यानी शुक्र धातु का नाश नहीं करना है, शुक्र धातु का रक्षण करना है। और संसारी यानी एडल्ट होने के बाद, शादी के बाद भी उसकी आवश्यकता है तभी उसका इस्तेमाल करना है, यानी केवल संतति उत्पत्ति के लिए। तो केवल मौज के लिए या आनंद के लिए शुक्र धातु का नाश करना आयुर्वेद ने भी स्वीकार नहीं किया है। तो ये त्रयोपस्तंभ सिद्धांत भी केवल और केवल आयुर्वेद का अपना सिद्धांत है। उसके बाद आते हैं आम आम संकल्पना या आम विषयक सिद्धांत। तो आम क्या है? तो अपाचित आहार रस है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि अग्नि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो दोषों की साम्यावस्था, अग्नि की साम्य स्थिति, अग्नि यानी पचन शक्ति। तो पचन शक्ति अगर अच्छी है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और पचन शक्ति शांत्यग्नौ म्रियते, यानी अग्नि या पचन शक्ति अगर बंद हो जाती है, काम करना ठप कर देती है, तो वो व्यक्ति मृत होता है। इतना उसका महत्व है। तो ये पचन शक्ति जब ठीक से काम नहीं करती तो उससे अपाचित आहार रस तैयार होता है, उसको आम आम कहते हैं, और सिंपल इंग्लिश में उसको टॉक्सिन्स कहते हैं। तो ये टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और व्यक्ति को विविध प्रकार की व्याधियां होती है। ये भी एक यूनिक कंसेप्ट है, अन्य किसी दर्शन में वर्णित नहीं है। अभी अग्नि सिद्धांत के बारे में भी हमने देखा कि अग्नि का साम्य जो है वो स्वास्थ्यावस्था के लिए आवश्यक है, और अग्नि के ऊपर ही अपनी आयु यानी आप कितने साल जियोगे, वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रेंथ, हेल्थ, उत्साह यानी एंथुजियाज्म, बॉडी एक्यूमुलेशन, उपचय यानी शरीर का पोषण, प्रभा यानी आपके स्किन को, आपके शरीर को जो लस्टर प्राप्त होगा वह, ओज, और विशेषतः अग्नि और प्राण जो है ये सभी डिपेंडेंट है अग्नि के ऊपर। अगर पचन शक्ति ठीक है तो चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय जो ग्रहणी चिकित्सा बताता है, इस ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में अग्नि का महत्व स्पष्ट दिया है, जो हमने अभी देखा। आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचय प्रभा ओजस तेजो अग्नया प्राणाः च उक्ता अग्नि हेतु का। तो अग्नि हेतु से, अग्नि इन चीजों के लिए कारण है। तो ये अग्नि सिद्धांत जो है वो अन्य किसी दर्शन ने नहीं बताया, इसीलिए आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है। मर्म कंसेप्ट नाउ, रचना प्रथम जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें ये मर्म, शरीर में ऐसे बिंदु रहते हैं जिसमें प्राण का निवास स्थान विशेषत्व से रहता है, ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे एरियाज को मर्म कहा जाता है। मनुष्य शरीर में ये टोटल 107 107 मर्म है।
ये भी कंसेप्ट अन्य किसी दर्शन ने नहीं बताए। पदार्थों की संख्या भी 6 बताई है, अन्य दर्शनकारों ने भिन्न बताई है। प्रमाण या परीक्षा ऐसा नामकरण चरकाचार्य करते हैं उसका। तो ये 5 प्रमाणों की संख्या अन्य किसी दर्शन ने नहीं बताई। प्रयोजन भी है दोनों शास्त्रों का या दर्शन शास्त्र और आयुर्वेद का भिन्न भिन्न है। अगर सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा की जाए तो सांख्य दर्शनकार सृष्टि उत्पत्ति 25 तत्वों से होती है ऐसे कहते हैं। तो आयुर्वेद दर्शन जो है या आयुर्वेद शास्त्र जो है वही संख्या 24 तत्व वो बताते हैं। ओके। और उनमें भी अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है ऐसे सांख्य दर्शन कहता है। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि ये जो महाभूत है और पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच कर्मेंद्रिया है वह महाभूतों से निर्मित है। तो ये जो संकल्पना या कंसेप्ट या हम कहेंगे सिद्धांत है वो अन्य सभी दर्शनों से भिन्न है, इसलिए आयुर्वेद स्वतंत्र दर्शन है। और लास्टली जो आयुर्वेद है वो यूनिक है, अन्य दर्शनों से भिन्न है। Those all the concepts and theories and whatever the chikitsa or the treatment protocols are described in Ayurveda text, those all are the well experimented and enough research is performed, and accordingly for the swasthya rakshan, that is the protection of health, and the reduction of the suffering, that is व्याधि परिमोक्ष, व्याधियों की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद शास्त्र का जो जन्म है वो हुआ है, या जिसे कहेंगे आयुर्वेद शास्त्र का प्रचार प्रसार हुआ है। तो इस पद्धति से पदार्थों की संख्या अलग है, प्रमाणों की संख्या अलग है, चिकित्सा सिद्धांत अलग अलग है। और ये 3 मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो इसीलिए अन्य दर्शन जो है यानी आस्तिक दर्शन है या नास्तिक दर्शन है वो आयुर्वेद समझने के लिए जरूर उपयुक्त है, लेकिन आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन यानी स्वतंत्र शास्त्र है, ये बिंदु हमने समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को विराम देते हैं और अभी आपकी जो भी